चलिए हम लोग अब चलते हैं 10 क्लास के साथ। और 10 क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? हिस्ट्री। हिस्ट्री बोले तो इतिहास के बारे में। अब हम लोग इतिहास सीखते हैं क्लास 10 का। और इतिहास जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम लिख देते हैं। इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ इसके बारे में समझना है। एकदम बंद करके मेरी बात सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना? ये कहानी है। हिस्ट्री क्या है? कहानी है। इतिहास क्या है? कहानी है। बीती हुई कहानी है, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं, पढ़ते हैं। तो कहानी को कहानी की जरा सा सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आइए हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप बोले तो यूरोप एक महाद्वीप है। और महादेश की अगर चर्चा करें, महाद्वीप की चर्चा करें तो पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। आप लोगों को पढ़ाए हैं, जियोग्राफी जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए भी होंगे, सबका फिगर भी दिखाते होंगे। तो अगर हम लोग महाद्वीप की चर्चा करें, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग महाद्वीप की चर्चा करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है, जिसमें भारत खुद आता है। हम लोग किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। समझे कि नहीं? अभी जो है हम लोग उसके बाद देखेंगे। हम सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे जो छोटा होगा उसको बाद में लिख देते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। समझे कि नहीं? एशिया के बाद सबसे बड़ा है आपको दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अफ्रीका हम लिख देते हैं। ये महादेश भी काफी बड़ा है। इसके बाद अगर हम लोग आए तो उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका है कि नहीं? उत्तरी अमेरिका, उसके बाद कौन है? दक्षिणी अमेरिका। समझे कि नहीं? दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद जो देश आता है उसका नाम है, महाद्वीप जो आता है उसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और इसके बाद आता है आपका क्या चीज? यूरोप। इसके बाद क्या आता है? यूरोप। क्या आता है इसके बाद? यूरोप। अब जरा सा और ध्यान दे दीजिए, अगर यूरोप को देख लिए हैं तो इसके बाद आपको आता है ऑस्ट्रेलिया, जो बहुत छोटा महाद्वीप है कि नहीं? कैसा महाद्वीप है? बहुत छोटा है ये। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हम लोग इसी यूरोप में चल रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का प्रथम उदय यूरोप महादेश देश में ही हुआ। और जहां पे सबसे पहले राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है ना, वह था फ्रांस। यूरोप, जैसे एशिया महादेश में बहुत सारे देश है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बहुत सारे देश हैं। तो उसी प्रकार से यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था कहाँ? फ्रांस में, है ना। तो अब हम लोग कहाँ अपने आप को लेकर चलते हैं? यूरोप। कहाँ लेकर चलते हैं? यूरोप। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा या राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, जरा इसके बारे में देख लीजिए। तो हम लोग यूरोप की अगर हम लोग चर्चा करें, हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? यूरोप। और यूरोप में हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की। आखिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद कहते किसको है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने देश से प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसके लिए जीता और मरता है, यही तो राष्ट्रवाद है कि नहीं? अपने राष्ट्र के प्रति जो स्नेह है, जो लगाव है, जो प्रेम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद जो है, इसके बारे में क्या आप समझ सकते हैं? तो राष्ट्रवाद के बारे में समझ सकते हैं किसी भी देश के प्रति, है ना, किसी भी देश के प्रति, है ना, किसी भी देश के प्रति, ध्यान से समझिएगा, प्रेम, है ना। क्या चीज? प्रेम, स्नेह, लगाव, है कि नहीं? स्नेह, है ना, लगाव, गर्व की भावना। क्या चीज? प्राउड होता है ना अपने देश पर, गर्व की भावना अगर आपके समक्ष आते, जैसे कैसे भारत जीता है तो हम लोगों को गर्व होता है कि नहीं? कि नहीं भाई आज भारत जीता है, देख नहीं रे भारत जीत गई, है कि नहीं? भारत के तनी मनी समझित है कि नहीं? पाकिस्तान को हरा करके हम लोग कितना मजा लेते हैं कि वाह रे वाह,
है ना, गर्दा गर्दा मचा दिया था। अगर आपको लगता है कि भारत के प्रति आपको प्रेम है तो आप भारत के लिए आपके अंदर में राष्ट्रवाद है कि नहीं? तो राष्ट्रवाद है, इसी को कहते हैं। आपने क्या किया, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको भारत का अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसके प्रति आपको गर्व हो रहा है। तो गर्व की अगर भावना उत्पन्न हो रहा है, क्या चीज, गर्व की भावना उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो किसी भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व की भावना की उत्पत्ति का होना, भावना का उत्पन्न होना कर दीजिए, भावना का उत्पन्न होना, है ना, भावना का उत्पन्न होना, है ना, क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। तो सर सबसे पहले यही जे हुआ था, तो हाँ देखिए, राष्ट्रवाद कहलाता है। पहले भारत उस समय तो गुलाम था, जिस समय की स्थिति हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं। किसी भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व की भावना का उत्पन्न होना राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद, है कि नहीं। राष्ट्रवाद के अंतर्गत में आप देखिएगा तो ऐसा होगा कि सभी लोगों की सोच अपने देश के प्रति एक जैसा होगा। अपने देश के प्रति कैसा होगा, एक जैसा होगा, है कि नहीं। तो इस बात को भी हम लिखते हैं कि सभी लोगों की सोच, है कि नहीं, सभी लोगों की सोच, लोगों की सोच अपने देश के प्रति, सोच अपने देश के प्रति, देश के प्रति एक जैसा हो, एक जैसा हो, उसी को ना राष्ट्रवाद कहेंगे जी, उसी को क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद बोलेंगे। अब अगर भारत में आप हैं, अब पाकिस्तान का अगर आप झंडा लगाए हैं तो आप राष्ट्रवाद है आपके अंदर में, नहीं है कि नहीं। आप तो गद्दारी का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। भारत देश में दूसरे देश का झंडा कैसे लगेगा, है कि नहीं। भारत देश में भारत का झंडा लगना चाहिए। और आपको लगता है कि हम अपने घर के पास भारत का झंडा लगाए, भारत की मूर्ति लगाए, तो कोई रोक रहा है जी। यही तो राष्ट्रवाद है कि नहीं। अपने देश से सच्चा प्रेम ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है कि नहीं। लेकिन अगर भारत के खेल से और वो हार जाए और आपको खुशी हो, तो यानी कि आप भारत के सच्चे राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप गद्दार की श्रेणी में हैं, है कि नहीं। तो अपने देश के प्रति स्नेह, लगाव, प्रेम, है ना, गर्व की जो भावना उत्पन्न होती है, उसी को तो हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, समझे कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो ये था, और इस तरह की परिभाषा, जिस राष्ट्रवाद की यह जो परिभाषा आई, यह परिभाषा किसने दिया, तो फ्रांस के जो दार्शनिक थे, यूरोपीय कंट्री में रहने वाले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अर्नस्ट, है ना, रेनन। क्या नाम था, अर्नस्ट रेनन। क्या नाम था, अर्नस्ट रेनन, लिख देते हैं। अर्नस्ट रेनन के द्वारा यह बात बताई गई। अर्नस्ट रेनन जो कि दार्शनिक थे, यूरोपीय दार्शनिक थे, उन्होंने इस बात को कहा कि अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम किसको कहेंगे, तो ये हुआ। और साथ ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था, याद रखिए, जिनका नाम था फ्रेडरिक सॉरियू। क्या नाम था, फ्रेडरिक सॉरियू, याद रखिएगा, फ्रेडरिक सॉरियू, है कि नहीं। फ्रेडरिक सॉरियू जो थे, उन्होंने चित्र के माध्यम से, कैसे, चित्र के माध्यम से, जैसे आज भी हम लोग देखिए ना, हम लोग क्या करते हैं, भारत माता का चित्र बनाते हैं, तो हम लोग मैंने एकदम तिरंगा झंडा में उनकी साड़ी को पहनाते हैं, है ना, हाथ में वो तिरंगा दे देते हैं, है कि नहीं। देखने पर लग जाता है कि ये भारत माता की तस्वीर है कि नहीं। और तो हम लोग क्या करते हैं, जय भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो चित्र के भी माध्यम से, बढ़िया से बढ़ जाए, चित्र के भी माध्यम से इन्होंने, फ्रेडरिक सॉरियू ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया अपने यूरोप में। तो फ्रेडरिक सॉरियू जो है, इन्होंने किस माध्यम से, तो चित्र के माध्यम से। या हम लोग आज भी देखिए ना, अगर तिरंगा झंडा है उसका हम लोग कितना सम्मान करते हैं। अगर तिरंगा झंडा हमको रोड पर भी गिरा हुआ मिल जाता है तो हम लोग झट से उठा लेते हैं, है ना, और उसको जो है से वैसे स्थान पर रखते हैं जहां पे सबकी नजर भी नहीं जाए, है ना। और मैंने हम लोग उसको बड़े सम्मान के साथ, है कि नहीं, हम लोग उस झंडे को उठाते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं मैंने पैर वगैरह उस पर न पड़ जाए, है ना, या किसी तरह का कोई थूक वगैरह उस पर न गिर जाए, या पान उनका या किसी भी चीज को खाने के बाद उस पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह की भावना हम लोगों के शरीर में है कि नहीं है। तो वह जो है से झंडा के माध्यम से भी, फ्रेडरिक और सॉरियू जैसे चित्र के माध्यम से, झंडा के माध्यम से
उन्होंने फ्रांस में या यूरोपीय कंट्री में, है ना, राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया था। किसने? फ्रेडरिक सरियू ने। और इन्होंने यह परिभाषा दे करके जो है ना, इसको क्या किया? प्रज्वलित किया राष्ट्रवाद की भावना को। समझे कि नहीं? तो इसमें जो नाम आया है इसको हमने आपको बता दिया। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको लिखिएगा, है कि नहीं? तो झंडा का चित्र वगैरह बना करके मैंने इन दोनों के माध्यम से है ना राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए वहां की स्थिति क्या है। तो वहां राजतंत्र है। कैसा तंत्र है? राजतंत्र, यानी कि राजा है वहां पे, और राजा का ही वहां पे शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? राजा का। वहां पे किसी भी तरह का कोई लोकतंत्र की व्यवस्था अभी नहीं है, राजतंत्र है। और उस यूरोप में जो राजतंत्र अभी प्रज्वलित हो रहा है, यूरोप के फ्रांस की अब हम लोग चर्चा करते हैं। हम यूरोप में किसकी चर्चा करते हैं? फ्रांस की। यूरोप के फ्रांस में अभी क्या है? राजतंत्र है। समझिए बात को, क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र बोले तो राजा का शासन, और वहां पर शासन के तौर पर कौन है? लुई 14वां। कौन है? लुई 14वां। याद रखिएगा, लुई 14वां। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा लुई का वंशज जो है वहां पर शासन कर रहा है, जिसका नाम है लुई 14वां। जैसे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है। आज क्या है? आज हम लोग यहाँ देखिए ना, आज हम लोगों के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगर 5 साल के बाद अगर आप जनता यहाँ का उनको वोट नहीं देता है तो वो फिर प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे। तो यह लोकतंत्र हुआ, यानी कि जनता स्वेच्छा से चुनेगी। लेकिन वहां ऐसा नहीं था। राजा चाहे जैसा भी हो, जब भी बनेगा तो इन्हीं का वंशज बनेगा। समझे कि नहीं? तो इस स्थिति में वहां पे राज कौन कर रहा था? लुई 14वां। बड़ा खच्चर आदमी था ये, बड़ा बदमाश था ये। कैसा राजा था ये? बहुत बदमाश था। ये हमेशा कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं। ये क्या कहता था? कि मैं ही राज्य हूं, अब मेरे बोले गए जो शब्द है ना यही कानून है। ये क्या कहता था? कि मैं ही राज्य हूं। सीधी सी बात है। ये कहता था कि मैं ही क्या हूं? मैं ही राज्य हूं। मैं ही राज्य हूं। मेरे द्वारा बोले गए शब्द, मेरे द्वारा बोले गए शब्द क्या है? कानून है। शब्द क्या है? कानून है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसको ये सोच होगी तो वह राजा अच्छा राजा होगा कि खराब राजा होगा? तो सोचने वाली बात है। ये खराब राजा था, बदमाश था, खच्चर था, है ना। इसके राज्य में शांति नहीं थी, हमेशा अशांति थी, गरीबों को सताने का काम हो रहा था। वहां पर सबसे ज्यादा, है ना, अमीर लोगों को सुविधा दी जाती थी, है ना। यानी कि वहां पे पादरी वगैरह जो है इन सबों का राज्य बहुत ज्यादा था। जैसे वहां पे, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में जैसे ब्राह्मण रहते हैं ना, और मंदिर है हम लोगों के यहाँ, तो मंदिर में कौन पूजा करते हैं? हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण पूजा करते हैं। तो वहां पे होता है चर्च, है ना। वहां पे क्या होता है? ईसाइयों का चर्च होता है, और चर्च में कौन पूजा करते हैं? जो पूजा करते हैं पादरी। और पादरी वगैरह का वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू रहता था, और पादरी जो कहता था वही होता था। समझे कि नहीं? उसी की बात थोड़ा बहुत ये सुनता था, बाकी सब अपने मनमाने से काम करता था, है ना। और इसको ये भी नहीं पता था कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सबको एक जैसा कर लगा देता था, टैक्स लेता था। ये है कि नहीं? बहुत ही लिच्चड़ था, बहुत बदमाश था। समझे कि नहीं? इसके बाद जो है ये सब हम जो बता रहे हैं, ये सब 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। उसके पहले की बात हम बता रहे हैं। उसके पहले की बात है ये कि ये सब जो है से राजा वहां पर हुआ करते थे, जो बहुत ज्यादा क्या था, मैंने निरंकुश टाइप का था। ये सब निरंकुश किसको बोलेंगे? तो जिस पर अंकुश न लगाया जा सके, है कि नहीं। जैसे आज भी देखिएगा हम लोगों के यहाँ क्या है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दो तरह के लोग होते हैं, नेता होते हैं। सत्ता पक्ष अपना शासन चलाता है, लेकिन सत्ता पक्ष किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी न करे, इसके लिए विपक्ष के लोग उसको क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं या रोक लगाते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, है ना। लेकिन वह क्या था? निरंकुश था, माने कोई अंकुश ही जिस पर न लग सके, वैसे राजा थे ये सब। समझे कि नहीं? तो अब देख लीजिए स्थिति क्या हुआ। 1789 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब राजा हो गया था लुई 16वां। अब इसके बाद कौन था? लुई 15वां आया था, वो भी उसका कुछ दिन शासन चला, है ना। उसके बाद कौन आ गया था? लुई 16वां। उसका नाम क्या था? लुई 16वां। देखिए ध्यान से, तो लुई 16वां का जो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम शुरू करने जा रहे हैं 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसके बारे में। 1789 की फ्रांस की क्रांति,
फ्रांस की क्रांति। राजा कौन है अभी? लुई 16वां है। अभी कौन है? लुई 16वां का है। और लुई 16वां जो है 1789 ईस्वी की बात है ना। ये राजा बैठा हुआ है और यह अयोग्य है। यह कैसा राजा है? अयोग्य शासक है। अयोग्य भी है। लुई 16वां कैसा शासक है? अयोग्य भी है, निरंकुश भी है। कैसा है? अयोग्य भी है और निरंकुश भी है। अब होता है क्या कि कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा? एक समय आएगा जब पूरी की पूरी जनता इसके खिलाफ हो जाएगी, और यह समय आ चुका था 1789 ईस्वी में। 1789 में लुई 16वां के अत्याचार, इसकी अयोग्यता, इसके निरंकुशता ने जनता पर जो कहर बरसाया था, अब जनता इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। अब जनता इसका विद्रोह करना चाह रही थी, और पूरे विश्व में पहला ऐसा ही देश हो रहा था जहां पर जनता जो है अपने राजा के खिलाफ आक्रोशित हो रहा था, है ना। और जनता जो है अब विद्रोह करने की अब ठान ली थी। 1789 में एक ऐसा समय आया जिसमें जनता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फ्रांस की जनता ने इस राजा का क्या कर दिया? विरोध। जनता ने क्या कर दिया? जनता ने विद्रोह कर दिया, है ना। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का परिणाम ये हुआ, है ना, विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि इसके हर सेना को, इसके हर शासन को, है ना, लोगों ने विरोध किया। इसकी बात नहीं मानने लगा। इसके खिलाफ वहां पे आगजनी की गई, हत्याएं हुई, इतना मारकाट हुआ, है ना, कि अब जनता इसे बर्दाश्त करना नहीं चाह रही थी। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति कहते हैं। तो जब जनता ने इसे विद्रोह किया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को 1789 की फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति कहते हैं। आ रहा समझ में? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांस की क्रांति कहते हैं, है ना। जनता ने क्या किया? इससे तंग होकर के इसको गद्दी से उतार दिया। इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके खिलाफ में नारे लगने शुरू हो गए, है ना। इसको हटाने के लिए उन लोगों ने, वहां के जनता ने, है ना, पूरा व्यवस्था कर बना दिया। और एक समय आया कि जनता ने इसे गद्दी से हटा दिया। जनता ने इसे क्या किया? गद्दी से हटा दिया। जनता ने इसे गद्दी से हटा दिया। गद्दी से हटा दिया। आ रहा है बात समझ में? परिणाम स्वरूप इसको क्या हो गया? गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाया ही नहीं, बल्कि इसके अत्याचार की सजा इसको फांसी चढ़ा करके दिया गया। यानी कि इसके सहित इसके परिवार को भी फांसी दे दी गई थी। लुई 16वां की हम कहानी बता रहे हैं, समझे कि नहीं। जनता ने क्या किया? इसे फांसी पर चढ़ा, जनता ने इसे गद्दी से हटा दिया तथा फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ा दिया। आएगा फ्रांस की क्रांति लिखने के लिए तो लिखिएगा आप लोग आराम से, है कि नहीं। क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया। अब जो है से जनता खुश हो गई कि अब जो अत्याचारी राजा है वह राजा अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अत्याचारी राजा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब वहां जनता ने खुद का एक संविधान बनाया, है कि नहीं। जनता अपने शासन को चलाने के लिए, चूंकि किसी भी देश को, है ना, चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, एक संहिता माने कानून की आवश्यकता होती है। अब जनता जब इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया तो जनता ने वहां पर क्या किया? एक संविधान का निर्माण किया। क्या चीज का? संविधान का। तो जनता के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। जनता के द्वारा संविधान। उस संविधान में क्या क्या बातें हुई मुख्य रूप से, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले जो है जनता के द्वारा जो संविधान दिया उसमें सबसे प्रमुख जो बातें थी उसको समझिए। उसने कहा कि सबको समान अधिकार होगा। सबको, सभी जनता को क्या मिलेगा? समान अधिकार मिलेगा, है ना। सबको काम करने का छूट मिलेगा। सबको जो है से पैसा रखने का अधिकार की प्राप्ति होगी। यानी कोई अमीर हो या गरीब हो, सबका अधिकार अपने देश के प्रति समान होगा, है कि नहीं। समान अधिकार का उन्होंने नारा दिया। साथ ही फ्रांस को पितृभूमि, है ना, कैसे पितृभूमि, जैसे भारत को कौन भूमि के नाम से जानते हैं? मातृभूमि के नाम से जानते हैं। हम लोग भारत माता की जय करते हैं, हम लोग, है ना, फ्रांस पापा की जय, फ्रांस पिता की जय कर रहा था, समझे कि नहीं। यानी कि अपने पूरे फ्रांस को उन्होंने क्या कहा कि ये हमारे पिता हैं, है ना। यानी कि उन्होंने पितृभूमि का नारा दिया। किसका नारा दिया? पितृभूमि का। यानी कि पितृभूमि का उन लोगों ने नारा दिया,
है कि नहीं, पितृभूमि। और सभी लोग जो वहां पर थे, जिन्होंने है ना फ्रांस में इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, सबको नागरिकता का अधिकार मिला, एकरूपता का अधिकार मिला। समझे कि नहीं, नागरिकता का अधिकार की भी प्राप्ति हुई। और नागरिकता का अधिकार का मतलब हुआ कि एकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक एक है कि नहीं, एकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार की प्राप्ति हुई। तो ये नागरिकता प्रदान हुआ। और साथ ही फ्रांस में है ना तिरंगा झंडा, मतलब उसका जो कलर था, जो भी कलर उसने अपनाया 3 रंग का, है ना, उस कलर को एकरूपता बढ़ाने के लिए, एकजुटता को पैदा करने के लिए कि यह हमारे देश का झंडा है, तो उसने वहां पर नागरिकों ने अपने देश के लिए एक है ना तिरंगा का निर्माण किया। क्या चीज का निर्माण किया? तिरंगा, जो उनका अपना झंडा था, जो फ्रांस का क्या था? अपना झंडा था। बोला कि इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या है? फ्रांस है, और हम लोग अपने फ्रांस के लिए क्या है? एकजुट है। समझे कि नहीं? और उसके बाद उसने कहा कि पूरे फ्रांस के लोग एक भाषा बोलेंगे, बहुत तरह की भाषा का प्रचलन यहाँ नहीं होगा, है ना, सबके सब एक भाषा बोलेंगे। उस भाषा का नाम उन लोगों ने दिया फ्रेंच। क्या दिया? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा लगाया गया। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा। कि सभी जो फ्रांस के लोग होंगे वह फ्रेंच में ही बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? फ्रेंच में। तो फ्रेंच भाषा लगाया गया, फ्रेंच भाषा लगाया गया। समझ में आ रही है बात? अब उन लोगों ने जो संविधान का निर्माण किया, उन लोगों ने कहा कि फ्रांस के राज्य, चूंकि फ्रांस जो है ना बहुत ज्यादा भाग में टूटा हुआ था, समझेंगे नहीं। और अगर मान के चले कि जैसे देखिए यहाँ पे फ्रांस है, ये फ्रांस है, अब ये शहर है, ये सब शहर है, या ये सब कोई और अन्य राज्य हैं, देख रहे हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे अगर जाएंगे, यहां से यहाँ जाएंगे, यहां से यहाँ जाएंगे, या ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ बिजनेस करना चाहता है, यहाँ जाएगा, कहीं जाएगा ना, तो इनको टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? टैक्स। अब बताइए ना कि अगर सामान को यहां से यहाँ लाना है तो 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह इनको टैक्स देना होता था। समझे कि नहीं? तो वहां के नागरिकों ने कहा कि नहीं, फ्रांस के राज्यों में अगर आयात और निर्यात होगा तो टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो यहां पे सबसे बड़ी बात यही हुई थी कि फ्रांस में, है ना, फ्रांस में राज्यों के आयात निर्यात पर, राज्यों के आयात निर्यात पर टैक्स जो है समाप्त कर दिया गया। टैक्स क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आया समझ में? टैक्स क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और सबसे पहले टैक्स समाप्ति हुआ जर्मनी में। जर्मनी भी उसका पार्ट है, फ्रांस का ही, माने अगल बगल का देश है जर्मनी, है कि नहीं। वहां पे क्या हो गया, है ना, अगल बगल सारे जगहों पर टैक्स क्या हो गए? समाप्त कर दिए गए। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शासन कर सकता था। समझे कि नहीं? लेकिन हुआ क्या चीज कि ये जनता के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था, उस धीरे धीरे फिर से एक बार वहां के अमीर लोग और पादरी लोग धीरे धीरे अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगे। यानी कि इन्हीं लोगों का शासन उस समय भी फिर पनपने लगा धीरे धीरे करके। पहले तो अच्छा सा चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब माहौल ठंडा हो गया, है ना, विद्रोह जब शांत हो गया, तो वहां के अमीर लोगों के द्वारा, है कि नहीं, क्या किया गया, है ना, फिर से उसी तरह से शासन किया गया जैसे लुई 16वां के समय में हुआ करता था। फिर से पादरी लोग जो है क्या हुआ, माने ज्यादा अपना शासन वहां पे चलाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए जो है फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के देश में भी, है ना, कुछ लोगों के द्वारा एक क्लब का निर्माण किया गया। क्या चीज का निर्माण किया गया? क्लब का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं जैकोबिन क्लब। क्या कहते हैं? जैकोबिन क्लब। ताकि जो है से शांति व्यवस्था बनाई जा सके और इस तरह की बात न हो। समझे कि नहीं? लेकिन ये रुकने वाला था, है कि नहीं? ये रुकने वाला नहीं था। स्थिति क्या हुई कि मैंने फिर से जनता के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, जब विद्रोह समाप्ति की ओर हो गई, जब धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, तो फिर से एक बार अमीर लोगों का वर्चस्व और पादरियों का वर्चस्व वहां पर धीरे धीरे कायम होने लगा, है कि नहीं? इस परिस्थिति को देखते हुए,
है ना, कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से, देखिए ध्यान से, फ्रांस की जो क्रांति हुई ना, तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल के जितने भी राज्य थे या देश थे, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से अगल बगल, है कि नहीं, क्योंकि सारे जगह पर राजा का निवास है, सब जगह शासन में कहां है, राजा है, कोई ना कोई राजा सब जगह बैठा हुआ है, समझे कि नहीं। तो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या हुआ कि अगल बगल के देश से कुछ लोगों ने, है ना, कुछ लोगों के द्वारा, है ना, जैकोबियन क्लब, कौन क्लब आया हुआ है क्वेश्चन, जैकोबियन क्लब की स्थापना हुआ, उसमें यह बताया गया कि अब जो है सर राजा इस तरह का शासन, निरंकुश शासन नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, जनता का राज्य आ गया, जनता का शासन होगा, समझे कि नहीं। और इस चीज को बचाने के लिए जैकोबियन क्लब खोला गया कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें हर एक मुद्दा पर चर्चाएं होती थी कि कैसे हम लोगों को शासन करना है। लेकिन ये शासन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था, है ना। 1789 में फ्रांस की जनता का जो नारा था, वो क्या नारा था, देखिए 1789 में जो क्रांति हुई, क्रांति में जो फ्रांस के द्वारा, फ्रांस का मतलब क्या कि फ्रांस के नागरिकों के द्वारा, है ना, फ्रांस का जो नारा हुआ, वह नारा हुआ क्या चीज का, समानता, स्वतंत्रता, देख रहे हैं ना, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी कि सब कोई समान अधिकार से जिएगा, सबको समान अधिकार होगा, सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कीजिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, स्वयं अपना कमाइए धमाइए, सब आपका है, कोई टैक्स वगैरह देने की जरूरत अब नहीं है। और बंधुता के मतलब हुआ कि एक साथ हम लोग सभी मिलकर के भाई बहन की तरह रहिए और अपनी ताकत को बनाए हुए रखिए, यही नारा दिया गया था 1789 में फ्रांस का। और तमाम लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए थे इसी नारे के साथ कि हम लोगों को अब राजा को यहां से भगाना है, और भगाए भी, गद्दी से हटाए भी, साथ ही उस राजा को फांसी भी इन लोगों ने दे दिया है। बात समझ में आ रही है ना सब कुछ। तो ये सब नारे जो लगे, इसका प्रभाव बहुत बढ़िया से पड़ा और कुछ दिन तक चला। लेकिन कुछ दिन तक चलने के बाद फिर से एक बार, है ना, पादरियों का, है ना, और अमीर लोगों का वहां पर सत्ता में, है ना, काफी ज्यादा भूमिका पनपने लगी, और वे भी अब पहले की ही तरह गरीब जनता पर अत्याचार क्या कर दिए, शुरू कर दिए, समझे कि नहीं। पुनः वही सब चीजें आ गई। तब तक क्या था, तब तक एक बात हो रही थी कि एक व्यक्ति था उस यूरोप में जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था, नेपोलियन, जिसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। अभी वो फ्रांस नहीं आया है, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अब तक 40 युद्ध जीत चुका है। कितना युद्ध, 40 युद्ध जीत चुका है। यानी कि उस समय तक, जब से फ्रांस में नहीं आया है, तब उससे पहले यह कितना युद्ध जीत चुका है, 40 युद्ध। और इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका शासन बहुत अच्छा माना जाता था नेपोलियन को। यहां तक मैं आपको बता दूं कि लोग, जनता लोग नेपोलियन बोनापार्ट को काम के लिए, है ना, ये जब मैंने युद्ध भले करता था, लेकिन युद्ध लड़ने के बाद जो शासन करता था, तो उसमें जो है ना, वहां के नागरिक इससे प्रसन्न होते थे, है ना, इसका शासन अच्छा मानते थे। और ऐसा लगता था, है ना, कि यही अगर शासन करेगा तो हम लोगों का, है ना, सब कुछ भला होने वाला है। और किसी भी देश को चलाने के लिए एक राजा की जरूरत पड़ती है, और वह राजा के रूप में नेपोलियन ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग भी तय करते हैं कि ये हो, ई विधायक से अच्छा रहता, बल्कि यही रहता,
है कि नहीं। उसी प्रकार से वहां के जनता ने कहे अगर हम जनता की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट को एक तरह से भगवान मान लिया था। क्या मान लिया था? भगवान। इसका शासन इतना सुंदर माना जाता था नेपोलियन बोनापार्ट का, समझे कि नहीं। और एक समय आया, वह समय था 1799, यानी कि 10 साल के बाद। और इस 10 साल के अंतर्गत में पादरियों ने और अमीर लोगों ने जिस तरह से, है ना, कमजोर जनता पर जो एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया, जो अत्याचार किया, अब वहां फ्रांस के लोग एकदम त्राहिमाम कर रहे थे और चाह रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट हमारे यहां आ जाए। और 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन होता है कहां? फ्रांस में। कहां हो जाता है? फ्रांस में। अब जैसे ही यह फ्रांस में आता है, तो फ्रांस में आएगा तो एकाएक इसको गद्दी तो नहीं मिलेगी, संघर्ष तो इसको भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसके पहले तक ये 40 युद्ध जीत चुका है, तो इसको तो सारा चीज का पता है। भय भी है लोगों में कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट, जैसे जो वैसे लोग हैं जो सत्ता में रहना चाहते हैं, अगर सत्ता छोड़ने पर वो तो भैया विरोध करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट जो है, कह सके तो नागरिकों के लिए यह भगवान के रूप में था। किसके रूप में था? भगवान के रूप में था, है ना। अब लोगों ने कहा कि अब हम लोगों को पादरियों से और अमीर लोगों से यही नेपोलियन बोनापार्ट छुटकारा दिला सकता है, अदरवाइज अब कोई हम लोगों को छुटकारा नहीं दिला सकता है। नागरिकों ने इस बात को समझते हुए नेपोलियन बोनापार्ट को खूब साथ दिया फ्रांस में, समझे कि नहीं। स्थिति समझिए, नेपोलियन बोनापार्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में समझ लीजिए जरा सा। यह अभी तक कितना युद्ध जीत चुका है? यह अभी तक 40 युद्ध जीत चुका है, 40 युद्ध जीत चुका है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। 1799 में कहां आ गया? ही हब फ्रांस में। अब यह फ्रांस में है, अब यह फ्रांस आ गया है, अब यह फ्रांस आ गया है। नागरिकों ने इससे क्या मान लिया है? अपना भगवान माना है। यह अपने नागरिकों के लिए भगवान बन गया था, है ना। यह अपने काम के बदौलत, यह अपने काम के बदौलत प्रजा के लिए भगवान के रूप में था, भगवान के रूप में था। मैंने अपने काम के बदौलत, हम पहले लिखे कि अपने काम के बदौलत, ना कि अपने आप कोई कहता था कि हमको भगवान मानिए, नहीं। वो काम के तरह हम लोग कहते कि नहीं, यही शासन, इनका शासन बहुत अच्छा ही रहेंगे तो भैया ये देश बचेगा, है कि नहीं। तो भगवान के रूप में था जनता के लिए, ये समझे कि नहीं। वहां के नागरिकों को अब विश्वास हो गया था कि फ्रांस के चर्च और अमीर लोगों से हमको छुटकारा मिल जाएगा, है कि नहीं, ऐसा उनका मानना था। इसलिए देख लीजिए, अब नागरिकों को लगने लगा था कि हम लोगों को पादरियों और अमीर लोगों के अत्याचार से, है कि नहीं, छुटकारा मिल जाएगा। एक मिनट, इसको छोटा छोटा कर देते हैं, एकरे में लिख देते हैं, है कि नहीं, छोटा कर दे इसको। समझ में आ रहा है बात जो पढ़ा रहे हैं से? आपको समझ में आ रहा है ना। पादरियों और अमीर लोगों के अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए नागरिकों ने नेपोलियन का भरपूर साथ दिया, नेपोलियन का भरपूर साथ दिया। अब आ गया समझ में बात। फ्रांस के नागरिकों ने किसका साथ दे दिया, है ना, नेपोलियन का साथ दे दिया, बहुत कस करके साथ दे दिया। और जैसे ही साथ हुआ, नेपोलियन वहां की गद्दी पर बैठ गया। नेपोलियन वहां का क्या बन गया? राजा बन गया, है कि नहीं। नेपोलियन फ्रांस का क्या हो गया? राजा हो गया। लेकिन वह जो राजतंत्र पहले से चल रहा था, उससे छुटकारा दे दिया। उससे क्या दे दिया? छुटकारा। यानी कह सकते हैं कि राजतंत्र से नागरिकों को मुक्त कर दिया, नागरिकों को मुक्त कर दिया,
समझे कि नहीं? राजतंत्र से नागरिकों को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया कि नहीं राजतंत्र नहीं है, भले हम शासन में हैं लेकिन सब आप लोगों का शासन चलेगा, जनता का शासन चलेगा, जनता जो कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं? जनता की भलाई के लिए हमको कुछ कड़े नियम भी लगाने पड़ेंगे तो हम लगाएंगे, जनता का भलाई करने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा तो हम त्याग करेंगे, लेकिन यहाँ का जनता के साथ में हम अपना शासन चलाएंगे। आ गया समझ में? अब हुआ क्या चीज? अब देख लीजिए नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन ने सबसे पहले आते आते क्या किया? राजतंत्र को समाप्त कर दिया। कोई पादरी की बात नहीं मानेगा, कोई अमीर लोगों की बात नहीं मानेगा, है ना? आपके लिए हम नया कानून ला रहे हैं, उसको समझिए। और जिस कानून को उसने लाया उसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता बोले तो नेपोलियन का कानून, संहिता माने क्या चीज? कानून। इसने जो कानून लाया उसका नाम क्या है? नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। संहिता माने क्या होता है? कानून। यानी कह सकते हैं नेपोलियन का, नेपोलियन जी, नेपोलियन का कानून। एक मिनट, नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता का मतलब क्या हो गया? नेपोलियन कानून। वहां के भाषा में उसको बोला जाता था नेपोलियन कोड। क्या बोला जाता था? नेपोलियन कोड। संहिता को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोड, नेपोलियन कोड। अब वहां पे फ्रांस में किसका शासन, किसका कानून चल रहा था? नेपोलियन का, है कि नहीं? नेपोलियन से। और कहा कि कानून के समक्ष हर लोग बराबर है। समझे कि नहीं? उसने क्या कहा कि कानून के समक्ष हर लोग क्या है? बराबर है। कानून के समक्ष सब बराबर है, बराबर है, यानी कि कानून सबके लिए होगा। समझे कि नहीं? कौन अमीर, कौन गरीब, कौन पादरी हम नहीं जानते हैं, सबके लिए कानून एक होगा और कानून के नजर में सब क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। समझे कि नहीं? इसने भी क्या किया? आयात निर्यात। आप बिजनेस करो, नागरिकों को कहा कि तुम बिजनेस करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई ना बात? अब नागरिक और क्या चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको यहाँ पे कहे कि बिजली फ्री मिल जाता और हम लोगों को क्या चाहिए जी, है कि नहीं? कि चलो भाई बिजली फ्री मिल रही है ना? 10-10 हजार जीविका को पैसा मिल ही रहा है कि नहीं? पूरा एकदम घर के नौकरी चाकरी मिल ही रहा है ना? गरीब माने हम लोग क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी बिहार में, अब बिहार में रोजगार हो रहा है कि नहीं? तो और क्या चाहिए लोगों को? रोजगार मिल ही रहा है, पढ़ाई मिल ही रहा है, दवाई मिल ही रहा है, कमाई मिल ही रहा है, सिंचाई मिल ही रहा है। तो सब तो नागरिकों की ही बात मिल रही है, टैक्स फ्री हो ही गया है। तो और क्या चाहिए? फ्रांस में यही तो चाहिए था, है ना? और यही चीज कौन दे रहा था? नेपोलियन, है कि नहीं? नेपोलियन दे रहा था वो चीज। तो नेपोलियन से खुश होगा कि नहीं? लोग खुश होगा। इसने क्या किया? बिजनेस करने वाले लोगों के लिए कहा कि आयात निर्यात में टैक्स क्या हो जाएगा? समाप्त। टैक्स क्या रहेगा? समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसने भी कहा कि फ्रेंच भाषा ही बोलना है, जो आपकी पितृभूमि भाषा है उसी का प्रयोग कीजिए। तो वहां का पितृभूमि भाषा क्या था? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा में ही सारे चीज होंगे, है ना? सब जगह क्या बोलना होगा? फ्रेंच। क्या बोलना होगा? फ्रेंच, है कि नहीं? सबको संपत्ति का अधिकार इसने दिया। संपत्ति का अधिकार का मतलब समझ लीजिए, जो जितना कमाएगा अपना पैसा उतना ज्यादा रहे, जो जितना मेहनत करेगा उसके पास उतना पैसा होगा, उसमें से टैक्स देने की जरूरत किसी को नहीं है। समझे कि नहीं? संपत्ति आप कमाइए, आप मेहनत कीजिए, आप जितना कमा करके रखिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। संपत्ति का अधिकार की प्राप्ति हुई, है कि नहीं? किसको? नागरिकों को। समझे कि नहीं? और क्या कहा? जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया। जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया। जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिया। इसका मतलब यह हो गया कि होता था क्या कि पहले जब पिता मर जाते थे तो पूरा संपत्ति का अधिकार, जमीन जायदाद का अधिकार बड़े बेटों को बनाया जाता था। समझे कि नहीं? ऐसा नियम चलते आ रहा था। बोला कि नहीं, सबका हिस्सा होगा, जितना भी संतान होगा कोई एक मालिक बन करके नहीं बैठेगा, बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, महिला बेटा हो, कोई मतलब नहीं, सबको समान अधिकार दिया गया। ये जो नियम है जन्मजात अधिकार की, जब पिता मरेगा तो उसका पूरा का पूरा दायित्व बड़े बेटे पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। समझे कि नहीं? तो इसको भी समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात था इसका भगवान बनने का, या सबसे बड़ी बात थी नेपोलियन को अच्छा राजा गिनने का,
है ना। यह बात उसने क्या किया कि बोला कि योग्यता के आधार पर हम नियुक्ति देंगे, अगर आप योग्य हैं उसके लायक तो हम आपको नौकरी देंगे, कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है, आप योग्य बनिए, है कि नहीं। पढ़ने लिखने वाले को पढ़ाई लिखाई वाली नौकरी मिलेगी, दौड़ने वाले को सेना में भर्ती किया जाएगा, है कि नहीं। यानी कि आपकी नियुक्ति किसके आधार पर होगी, योग्यता के आधार पर, न कि किसी के पैरवी के आधार पर, समझे कि नहीं। तो इसलिए कहा गया कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति शुरू कर दिया, योग्यता के आधार पर इसने क्या किया, नियुक्ति शुरू किया। देखिए इसका एक भी काम गलत हुआ है, बोलिए तो जरा सा। शुरू किया, इसका एक भी काम आपको गलत नहीं दिखाई देगा। अब बताइए जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो जनता इसको मानेगी कि नहीं मानेगी। अब जनता पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जनता खुश है, जनता नेपोलियन की जय जयकार कर रही है, चाह रही है कि फ्रांस में अभी तो खुशहाली आई है, इससे पहले तो हम लोग क्रश ही करते रह गए, है कि नहीं। अब जनता वहां का अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है ना। नौकरी चाकरी मिल रही है सबको, खेती बाड़ी हो रही है, संपत्ति का अधिकार की प्राप्ति हो रहा है, सबको आयात निर्यात यानी कि बिजनेस करने में टैक्स से एकदम बचाव हो चुका है ना। जन्मजात अधिकार समाप्त कर दिए गए, सबको हिस्से मिल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है से, अब स्थिति क्या होता है कि फ्रांस के जो अगल बगल के देश हैं वो भी तो चाह रहे हैं कि क्या भाई हम लोगों के यहां भी अगर नेपोलियन जैसा ही कोई राजा आ जाता तो हम लोगों का भी जन कल्याण हो जाता। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी देश में अच्छा काम होता है तो बगल वाला भी देश चाहता है कि हम लोगों के यहां भी यह काम हो। जैसे बिहार में एक बहुत सुंदर डिसीजन नीतीश कुमार जी ने लिया, शराबबंदी की, है कि नहीं। और शराबबंदी करने से क्या हुआ, शराबबंदी करने से कुछ होए चाहे नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि शराब नहीं मिल रही, हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जो फैसला था शराबबंदी का, यह तो उत्तम फैसला था। भैया शराब पीने से बहुते घर बर्बाद हो रहा था, किडनी फेल हो रही थी, जिगर खराब हो रहा था, जिगर में लीवर खराब हो रहा था, मरने से लोगों को बचाया किसने, नीतीश कुमार ने। आज जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा खर्च करेगा तब जाकर के उसको शराब मिलेगी, तो आपको डर होगा ना कि इतना पैसा हम शराब में लगा दें, क्या पीने से फायदा, छोड़ो हटाओ, ऐसा सोचता है कि नहीं। पहले हम ही लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग है ना शराब पी करके नली में गिरे पड़े मिलते थे, आज कम से कम वो देखने के लिए नहीं मिल रहा। पी भी रहा है तो डरे रोड पर बक नहीं रहा है कैसे ना कि पुलिस गिरफ्तार कर ले, है कि नहीं है। तो कम से कम एक फायदा तो हुआ है। और सरकार ने तो कहा है कि बंदी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का हम पैसा बचा सके, समझे कि नहीं। जबकि एक बात मालूम होना चाहिए कि सरकार को है ना शराब से बहुत पैसा आता था, लेकिन उस चीज को त्याग करके नीतीश कुमार ने बिहार को शराबबंदी कर करके यह साबित किया कि बिहार के लोग शराब नहीं पीते हैं। एक ऐसा तो हम लोगों के माथे पर जो कलंक लगा हुआ रहता था कि पी के पड़े रहते हैं, उस कलंक को हटाने का काम किया था नीतीश कुमार ने। ये एक अच्छा कदम था। भले कुछ लोगों को लगे कि नहीं शराब बंद करके गलत किए हैं, तो ये तो उसकी सोच है। भगवान से लोग आज के डेट में खुश हुए हैं कि आदमी से खुश हो जाएगा, 100% सबको खुश कर दे। ये तो भगवान को लोग जब पीछे में गाली देते हैं तो नीतीश कुमार को क्या कहे लोग, है कि नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया वह बिहार के लिए बड़ा अच्छा काम किया था। इसी प्रकार से नेपोलियन की जो प्रभावशाली था, हम इसलिए उदाहरण दिए आज का कि आप लोग इस मैटर को समझिए और तब वहां से जोड़ करके चलिए, समझे कि नहीं। उसने काम बहुत अच्छा किया था, है ना। तो फ्रांस अब देखिए क्या होता है। नेपोलियन ने सोचा कि क्यों ना हम सिर्फ फ्रांस में ही क्यों, हम अगल बगल देश में भी अपना राजतंत्र को फैलाए और वहां के भी लोगों को हम लोग क्या करें, है ना, राजतंत्र से मुक्ति कर दें और खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए कानून का निर्माण करें, है कि नहीं। यह सोच उसकी बहुत लाजवाब थी। इस लाजवाब सोच के साथ है ना उसने क्या किया, इटली, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, वहां पर गया तो वहां के राजा भी उससे युद्ध किए, युद्ध में सबको हराया और वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। और लोग भी अब खुश थे कि नहीं नेपोलियन का राज्य है, बड़ा शांति राज्य है, बहुत अच्छा कानून के साथ ये चल रहा है। और इस प्रकार से नेपोलियन ने क्या
कि नेपोलियन ने जब इटली में, है ना, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, ये सब जगह, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया अलग है देश, समझे कि नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, समझे कि नहीं। तो ऑस्ट्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो वहां युद्ध के माध्यम से जब इसने, नेपोलियन ने जीता, तो इसने क्या किया, इटली में और जर्मनी में, देखिए ध्यान से, इटली में और जर्मनी में, कहां कहां, इटली और जर्मनी में इसने क्या किया, सो समझिए, बढ़िया से राज्य मेरा चले, है ना, इसके लिए गणराज्य की स्थापना किया। तो इटली में भी इसने 2 गणराज्य बनाए। कितने गणराज्य बनाए, 2 गणराज्य, क्योंकि उस समय तो टूटा हुआ था, सब छोटे छोटे राज्य बने हुए थे और छोटे छोटे राज्यों पर छोटे मोटे राजाओं का कब्जा था वहां पर। उस सब को समाप्त किया और सबको एक में मिला दिया और 2 गणराज्य बनाए। इटली में कितने राज्य बनाए, 2 गणराज्य बनाए। एक का नाम था सेसेल्सियन गणराज्य। क्या नाम था, सेसेल्सियन गणराज्य, याद रखिएगा, सेसेल्सियन गणराज्य, आया हुआ है क्वेश्चन। सेसेल्सियन गणराज्य की स्थापना किया, गणराज्य की स्थापना किया, समझ में आ रही है बात। सेसेल्सियन गणराज्य की स्थापना किया और एक और इसने बनाया जिसका नाम था ट्रांसपीडन गणराज्य। क्या नाम था, ट्रांसपीडन गणराज्य, ट्रांसपीडन गणराज्य की स्थापना किया। बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के इसने ये स्थापना किया था। और जर्मनी में जब चलेंगे, सारा चीज मिल जाएगा, सब है लिखा हुआ उसमें। जर्मनी में जब चले तो जर्मनी में इसमें एक संघ का निर्माण किया जिसका नाम था, संघ क्या था, देखिए जर्मनी उस समय क्या था, 300 भागों में टूटा हुआ था। ये जो जर्मनी आप देख रहे हैं 300 भाग में, एक भाग में नहीं, 300 भाग्यों में यह क्या था, टूटा हुआ था। बहुत सारे भाग थे। अब देखिए ना, 300 राज्य में टूटा हुआ है, समझे कि नहीं। अब छोटी एक जर्मनी तो ऐसे ही छोटा है और उसमें भी सब छोटा 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 मिला करके बहुत सारे गणराज्य थे, बने बहुत सारे बने राज्य छोटे छोटे थे जहां पे बहुत सारे राजा थे। कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा। इसने क्या किया कि 300 में से 39 राज्यों को एक में मिला दिया। कितना राज्यों को, 39 राज्यों को। और 39 राज्यों को एक साथ मिला करके इसने एक गणराज्य बनाया, या कह सकते हैं कि संघ बनाया, जिसको कहा गया जर्मन राइन संघ, है ना। क्या नाम है इसका, जर्मन राइन संघ। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। क्या नाम है इसका, जर्मन राइन संघ। और ये कितने राज्यों, कितने को मिलाकर के बनाया गया, 29 राज्यों को, 29 बोल रहे हैं ना, नहीं 39 राज्यों को मिलाकर के, राज्यों को मिलाकर बनाया गया। बात समझ में आ रही है। अब 39 राज्यों को मिलाकर के यह बनाया गया। नेपोलियन ने अच्छा अच्छा काम किया था। अब लोग वहां के बहुत खुश थे, लेकिन अब याद रखिए, अब एक देश था वहां पे यूरोप में, इंग्लैंड। क्या नाम था उसका, इंग्लैंड। दूसरा देश था जिसका नाम था प्रसा। तीसरा देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। और चौथा देश था जिसका नाम था रूस। इसको भय हो गया। इसको क्या हो गया, भय। कौन कौन देश, इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया और रूस। इन लोगों को लगा कि अब यहां के बाद हम लोग पर आक्रमण करेगा। इन लोग अपने में विचार किया, क्यों ना हम लोग एक हो जाइए और सबसे पहले नेपोलियन को शांत कर देना है ना। इससे युद्ध लड़ करके इसको ही क्या करना है, हरा देना है। बात समझ में आ रहा है ना, सब एकदम हल्का हल्का लेके चल रहे हैं ना सब। ऐसा नहीं ना लग रहा है कि बहुत ज्यादा तामझाम बता रहे हैं। सारा चीज आपको किताब में मिलेगा, हमारा बुक लिखा हुआ है अपने हाथ से, उसमें भी देखिएगा, वो आपको मिल जाएगा उसमें। तो ये बातों को हम समझा रहे थे, इसको समझिए ध्यान से। अब किन किन देशों को, अब पेज बदल देते हैं जरा सा। अब देखिए जरा सा, कौन कौन देश के बारे में बता रहे हैं, इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया और कौन, और रूस। और रूस ये भयभीत हो चुके हैं, यानी कि दुश्मन बन चुके हैं अब किसके, नेपोलियन के। यानी कि लिख सकते हैं अगर हम इसको, 1 2 3 4, चारों क्या हैं, नेपोलियन के दुश्मन। नेपोलियन के दुश्मन है ये। और अब कह रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं अपने में
कि अगर इसको नहीं रोका गया तब हम लोग पर आक्रमण करेगा ये, समझे कि नहीं। इसको हम लोगों को रोकना होगा, और रोकने के लिए इसने क्या किया है ना, नेपोलियन से सीधा दुश्मनी कर लिया, समझे कि नहीं। अब लगा नेपोलियन को कि देखिए होता क्या है ना कि जब सत्ता में आप आ जाइएगा ना तो आपको घमंड भी होने लगेगा। अब नेपोलियन नहीं रह गया था। अब नेपोलियन को भी लग रहा था कि हमारे काम से लोग खुश हैं, तो हम जो फैसला ले रहा था तो उसको लग रहा था कि हम जो फैसला ले रहे हैं सब सही ले रहे हैं। अब उसके अंदर में धीरे धीरे घमंड का वास होने लगा, और घमंड का जब वास होने लगा तो कुछ वैसे भी काम किए जो नागरिकों के लिए, वहां के जनता के लिए, फ्रांस की जनता के लिए, इटली की जनता के लिए, जर्मनी की जनता के लिए उचित नहीं था, समझे कि नहीं। और अब इनसे नागरिक भी क्या होने लगे, खिलाफ। नागरिक क्या होने लगे, खिलाफ होने लगे। किससे, नेपोलियन से। किससे, नेपोलियन से, है ना। इसके है ना कुछ कुछ कामों से, जैसे इसने क्या काम किया था। अब नेपोलियन को लगा कि चारों देश मेरा दुश्मन है, चारों देश मेरा क्या है, दुश्मन है। अब अपनी दुश्मनी को साधने के लिए अपने देश के, फ्रांस के वैसे नागरिक जबरदस्ती तरीके से सबको सेना में भर्ती करने लगा। क्या करने लगा, जबरदस्ती, मैंने एक नियम प्रावधान लगाया कि हर घर से एक लड़का हमको ऐसा चाहिए जो सेना में भर्ती लेगा। अब जिसके यहां जो पढ़ा लिखा है उस सेना में क्यों जाएगा भाई, लेकिन उन लोगों को भी बरियारी क्या करने लगा, ये सेना में भर्ती करने लगा। तो समझे कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसने अपने बचाव में, देखिए ध्यान से, इसने अपने बचाव में कहिए या मजबूत बनने के लिए, क्या बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए जबरदस्ती, कैसे, जबरदस्ती की मतलब कि आपको करना है तो करना है, जबरदस्ती अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करने लगा, अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करने लगा। अब बताइए हमको, किसी की इच्छा नहीं हो और जबरदस्ती उसको सेना में एंट्री लेना पड़ेगा, तो वह क्रोधित होगा कि नहीं होगा, वह खिसियाएगा कि नहीं खिसियाएगा। और लगभग जनता भी इससे क्या हो रही थे, आक्रोश। यही नहीं ना हुआ, इसको अपनी आलोचना नहीं सुनना था, पसंद था। नेपोलियन को लगा कि अब हम भगवान हैं तो भगवान ही जैसा रहे, हमारा कोई शिकवा शिकायत अब नहीं करे, यानी कि आलोचना करने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा देने लगा ये। और नियम लगा दिया सब पर कि कोई मेरी आलोचना करते हुए पाया जाए तो उसको दंडित किया जाएगा, है ना। आलोचना मेरी नहीं कर सकता है, कोई अखबार में, पेपर में मेरे बारे में कोई गलत सलत चीजें नहीं लिख सकता है। अगर लिखा हुआ है तो उस रिपोर्टर को, है ना, उस अखबार को ये बंद कर देता था। क्या बंद कर देता था, यानी कि यह आलोचना को बर्दाश्त नहीं होता, माने इसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होता था, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होता था, बर्दाश्त नहीं होता था। आ रहा है समझ में। अब इसके विद्रोह का कारण समझ लीजिएगा। अब न्यूज समाचार पत्रों पर इसने रोक लगा दिया था, न्यूज समाचार पत्रों पर इसने क्या लगा दिया, रोक लगा दिया था। लेकिन अच्छा राजा किसको कहा जाता है, जो आलोचना को सुने और उस पर अमल करे, है कि नहीं। तो इस और साथ ही अब कहा कि नहीं, हम ही यहाँ के राजा हैं, अपने आप को राजा घोषित कर लिया फ्रांस का, और जहां जहां कब्जा किया हुआ सब जगह का अपना क्या घोषित कर लिया, राजा, अपने आप को क्या घोषित कर लिया, राजा। तो याद रखिएगा, है ना। फिर नेपोलियन ने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। तो अब देखिए, तो यहां जितनी भी बातें लिखी गई हैं, क्या इससे जनता कोई खुश होगा, ये सब जनता
और नागरिक के खिलाफ की बातें हो रही हैं। इसने अपने आप को क्या कर लिया, राजा घोषित कर लिया है कि नहीं। इस वजह से जनता में भरपूर आक्रोश इसके खिलाफ हो गया, है ना। अब जनता इसके खिलाफ क्या हो गई, आक्रोशित हो गई। ये तो इधर का बात हम लोग किए। अब इसकी बात समझिए, समझे कि नहीं। एक तो नेपोलियन ने इसको ऐसे ही जैसे ही पता लगा बस ये सब सारे कानून, ये सारे काम करने शुरू कर दिए, ये समझे कि नहीं। इधर इन लोगों को देख लीजिए, इन चारों ने मिलकर के नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। इन चारों ने मिलकर क्या कर दिया, इन चारों ने, इसका कलर चेंज कर देते हैं कि आपको समझ में और बढ़िया से आ जाए। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन पर क्या कर दिया, आक्रमण, नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। पहले तो नागरिक का साथ मिलता था, सेना भर्ती करने की जरूरत ही क्या थी, जब ही पुकारता था तब सेना इसको बन जाती थी, नागरिक ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा समय नहीं रह गया था। अब चाह रहा था लोग कि नेपोलियन भले यहां से हट जाए, समझे कि नहीं। अब इससे लोग आक्रोशित हो चुके थे, समझे कि नहीं। तो ये क्या हो गया, आक्रमण कर दिया। अब ये इस युद्ध को हम लोग, ये आया हुआ है क्वेश्चन, है ना। इसे जो है, इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, तो वाटरलू का युद्ध कहते हैं। किसका कहते हैं, वाटरलू का युद्ध। तो इसे क्या कहा गया, वाटरलू का युद्ध। इसे वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध कहा गया, वाटरलू का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध, वाटरलू का युद्ध कहते हैं इसको। ये युद्धवा कब हुआ, 1815 ईस्वी में। ये युद्धवा कब हुआ, 1815 ईस्वी में। समझ में आ रही है बात, ये पूछता है क्वेश्चन, समझे कि नहीं, कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। समझ में आ गई बात, 1815 ईस्वी में। अब दिखाई दे रहा है ना, 1815 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, है ना, वाटरलू का युद्ध। और परिणाम क्या हुआ उस युद्ध का, परिणाम ये हुआ कि इन लोग जो चारों मिलकर के लड़ रहे थे, ये जीत गए और इसको क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। समझे कि नहीं। घमंड जो है इसे भगवान का आहार है, इसके शरीर के अंदर में भी घमंड आया, आज हार हो रही है। 1815 में नेपोलियन का, जहां ये 40 युद्ध जीत रहा था, ये हारा ही नहीं ये। अब यहां पे इसकी बहुत बड़ी हार हो रही है, समझे कि नहीं। इस वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ, वाटरलू का युद्ध कहा गया। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, नेपोलियन की करारी हार हुई, बहुत भयंकर तरीके से क्या हुआ, हार गया। अब हार गया तो नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेपोलियन क्या हो गया, गिरफ्तार। नेपोलियन गिरफ्तार हुआ और इसको कहा गया कि इसको ऐसी सजा दो कि जन्मों जन्मांतर तक लोग इसको याद करें। नेपोलियन गिरफ्तार हो गया, इसको क्या किया गया, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है सेंट हिलियम जगह, हिलियम है ना, सेंट हिलियम जगह पर इसको भेज दिया गया और अकेले छोड़ दिया गया। समझे कि नहीं, इसको सेंट हिलियम जगह पर क्या कर दिया गया, अकेले छोड़ दिया गया। और इसको वहीं पर नेपोलियन गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार के बाद इसको कहां छोड़ दिया गया, है ना, बोलिए, सेंट हेलियम टापू पर। यह कहां है, दक्षिण अफ्रीका में है, जहां पर कोई आदमी उदमी नहीं रहता है, अकेले छोड़ दिया गया। समझे कि नहीं, कैसे छोड़ दिया गया, टापू पर अकेले छोड़ दिया गया, जहां कोई आदमी उदमी नहीं है, जहां कोई व्यक्ति वगैरह ये सब नहीं है। अकेले कोई आदमी रह पाएगा, भूखे प्यासे तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, मर जाएगा। 5-6 साल के बाद क्या हुआ, 1821 में, 15 में गिरफ्तार हुआ, 1821 में 6 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई।
है ना, 1821 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, नेपोलियन बोनापार्ट की। सब समझे कि नहीं। अब इसके मरने के बाद एक बार पुनः फ्रांस सहित अगल बगल देशों में राजतंत्र लागू हो गया। समझे कि नहीं। देख लीजिए, मरणोपरांत एक बार फिर से फ्रांस सहित अगल बगल देशों में फिर से राजतंत्र प्रारंभ हो गया। राजतंत्र प्रारंभ हो गया। अब आ गया समझ में, यहां तक की मैटर सबको समझ में आ गया। हिस्ट्री पढ़ने में ठीक लग रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, है कि नहीं। तब ध्यान से समझिएगा जरा सा। अब देख लीजिए आगे। अब यहां पर जब राजतंत्र शुरू हो गया तो भैया राजा का शासन होगा। अब चारों देश समझ रहे थे, कौन कौन चारों देश, इंग्लैंड, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया, कि बार बार ऐसा ना हो, इसके लिए उन लोगों ने बढ़िया से राजतंत्र को चलाने के लिए आपस में एक बैठक किया। और यह बैठक कहां हुई, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसको हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। और वहां पर वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, तो ऑस्ट्रिया के राजा, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम है मेटरनिक। क्या नाम है, मेटरनिक। उसने क्या किया, वहां की अध्यक्षता किया। क्या किया, अध्यक्षता किया। किसका, वियना सम्मेलन का। अब आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। अब चारों देश ध्यान से समझिएगा। अब चारों देश ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां, वियना में, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां, वियना में बैठक हुई। क्या हुई, बैठक हुई, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। समझ में आ रही है बात। जिसे क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन कहते हैं। तो यह वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में तो उसकी मृत्यु हुई थी। अरे 1815 में तो उसकी हार हुई थी। तो यह वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 ईस्वी में। कब, 1815 ईस्वी में। ये सब याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में। समझे कि नहीं। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो इसकी अध्यक्षता अभी तो बताए मेटरनिक ने किया। यह मेटरनिक कौन है, तो ऑस्ट्रिया का राजा है। और वहां के राजा को क्या बोलते हैं, चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर। आ गया समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है। इस वियना सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ, जरा देख लेते हैं। वियना सम्मेलन का परिणाम, वियना सम्मेलन का परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ था, देखिए। जितना देश युद्ध के माध्यम से कब्जा किया था किसने, नेपोलियन ने, वहां के राजाओं को पुनः वापस लौटा दिया गया। बात समझ में आ गई ना, कि नहीं, जो जहां पर है सबको लौटा दीजिए, सबको खुशी खुशी अपना शासन, राजा राजा जी जैसे सोच रहा है। वहां का प्रजा के कुछ हो जाए उससे मतलब नहीं है, वहां के राजा के बारे में सोचा कि लौटा दीजिए। और फ्रांस में क्या किया जाएगा, तो फ्रांस में, है ना, फिर से राज्यतंत्र हो गया। तो बुर्बो वंश, कौन सा वंश, बुर्बो वंश। तो बुर्बो वंश को पुनः शासन दिया जाएगा वहां पर। और पुनः ऐसी घटना, नेपोलियन जैसे आकर के कब्जा कर लिया और फिर से राजा बन गया,
ऐसी कोई घटना नहीं हो, उसके अगल बगल के जो राज्य है ना, नया नया क्षेत्र तोड़ तोड़ के फ्रांस से नया नया क्षेत्र निर्माण किया गया, ताकि अगर कोई बाहरी राजा आक्रमण भी करे तो पहले यही लोग से लड़े, है ना। जो छोटा छोटा राज्य है ना उससे लगे, यानी कि फ्रांस का टुकड़ा कर दिया गया ढेर सारा। ये सब वियना सम्मेलन में चर्चा हो रही है, समझ में आ रही है बात ना। तो ये सब बातें हुई, और उस समय तक लुई बुर्बो राजवंश में, बुर्बो वंश में लुई 18वां का शासन हो गया। किसका शासन हो गया? 18वां का। समझे कि नहीं? वो सब सारा चीज लिखा हुआ है बुक्स में, समझे कि नहीं? सारा चीज हम पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। आपको एक एक कहानी हम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं कि आपको यादें करने की जरूरत नहीं है, सब दिमाग में बैठते गया होगा, समझे कि नहीं? खाली सुनते रहिए और समझते रहिए। देखिए वियना सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ? तो वियना सम्मेलन का परिणाम यही हुआ कि सभी देश, है ना, सभी देश, सभी लोगों को अपना अपना देश लौटा दिया गया, है ना। सभी राजाओं को कर देते हैं, सभी राजाओं को अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया गया, अपना अपना क्षेत्र लौटा दिया गया, लौटा दिया गया। आ रहा समझ में? और क्या किया गया? फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश, फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश, याद रखिए क्वेश्चन सब आया हुआ है ना, का शासन, है ना। बुर्बो वंश का शासन यानी कि लुई 18वां को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? लुई 18वां को दे दिया गया। लुई 18वां को क्या कर दिया गया? दे दिया गया, है ना। फ्रांस को आगे से रोकने के लिए, मतलब फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे, इसको रोकने के लिए आगे से ऐसी घटना को रोकने के लिए कर देते हैं। ऐसी घटना को रोकने के लिए, है कि नहीं? या रोकने के लिए या घुसने के लिए कर दीजिए ना। कोई राजा घुसे नहीं, घुसने के लिए आसपास, आसपास बहुत सारे, हम लिख रहे हैं आसपास कैसे, बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया, बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया, क्षेत्र का निर्माण कर दिया गया। आ रहा समझ में? यानी कि फ्रांस है ना, तो इसके चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र बना दिए गए, और सब जगह राजा हो गया कि अगर कोई फ्रांस में घुसेगा इससे पहले इन राजाओं से लड़ना पड़ेगा, इन राजाओं से लड़ना पड़ेगा, तब वो फ्रांस में आएगा। देख रहे हैं ना? ऐसा कर दिया गया ताकि इसको सुरक्षित मैंने एक तरह से कर दिया गया। अब बताइए, अब फ्रांस में किसका शासन है? तो लुई 18वां का, लुई 18वां का शासन है। किसका शासन है? लुई 18वां का शासन है। लुई 18वां का शासन किस वंश से है? तो बुर्बो वंश से है। किस वंश के है? बुर्बो वंश, है ना। और यह राजा बहुत अच्छा है, यह जो राजा है लुई 18वां, यह राजा बहुत अच्छा है, अच्छा था। यह राजा कैसे, क्या था? बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा है तो बहुत दिन तक नहीं रहेगा, बहुत अच्छा था तो बहुत दिन तक रहेगा नहीं रहेगा, सीधी सी बात। आप अच्छे हैं तो सबको अच्छे नहीं लगिएगा। तो अब क्या हुआ? इसके बाद चार्ल्स 10 आ गया। कौन आ गया? चार्ल्स 10। फिर से खच्चर आ गया एगो, ये बहुत बदमाश था, ये अत्याचारी भी था, समझे कि नहीं? इसके बाद कौन आ गया? इसके बाद चार्ल्स 10। इन लोगों की कोई ना कोई गलती दूसरे को मौका दे रहे थे, ये गलती करता था दूसरे को क्या हो जाता था? मौका मिल जाता था। अब मौका किसके हाथ में है? चार्ल्स 10। आई था खच्चर, खच्चर नहीं ना लिखेंगे, है ना। अब खच्चर तो बैल था, बैल, समझे कि नहीं? अत्याचारी लिख दिए, व्यभिचारी था, अत्याचारी था। अब यहाँ पे खच्चर लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोलिए भले खच्चर था, गधा था, है ना, अत्याचारी था, निरंकुश था। चार्ल्स 10। कौन? चार्ल्स 10।
समझे कि नहीं। और यह क्या कर दिया, अत्याचार शुरू कर दिया, यह अत्याचार शुरू कर दिया, यह जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया, नागरिकों पर अत्याचार शुरू कर दिया। कहां, फ्रांस में। कहां पे, फ्रांस में। आ रहा है समझ में। फ्रांस में फिर से एक बार अत्याचार की कहानी शुरू हो गई। समझ में आ रही है बात ना। भैया अब तो भैया जनता जागरूक है, अत्याचार कीजिएगा तो जाइएगा, समझे कि नहीं। बस क्या था, 1830 में फिर एक क्रांति हो गई। 1830 में क्या हो गई, फिर से एक क्रांति हुई, जनता ने विद्रोह कर दिया। अत्याचार जैसे शुरू किया, जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सब टैक्स वगैरह सारा चीज लेना शुरू कर दिया, सिंचाई वगैरह सब खत्म हो गया, है ना। फसलें अच्छी नहीं होने लगी, आयात निर्यात पर टैक्स लगा दिया, है ना। पूरा धर करके गरीबों को सताने लगा, पैसा लेने लगा, है ना। अपने दलालों को फिट करने लगा, हर काम के लिए टैक्स लेना शुरू कर दिया, अत्याचार शुरू हो गया। समझे कि नहीं। जनता ने ऐसा देख करके क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, है कि नहीं। और विद्रोह किया तो इसको गद्दी छोड़ करके भागना। विद्रोह का मतलब क्या कि मैंने सब जगह जनता आक्रोशित हो गई, सब जगह नुक्कड़ सभाएं, है ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा शुरू हो गया, है कि नहीं। आप ऐसी ना कर सकते हैं, मारा काटा सब शुरू कर दिया। यह गद्दी छोड़कर कहां भाग गया, इंग्लैंड, है कि नहीं। चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर कहां भाग गया, चार्ल्स दसम गद्दी छोड़कर कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कहां भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब तो सब जगह का राजा निरंकुश था, अगल बगल का। फ्रांस के अगल बगल का तो सबको वापस लौटा दिया गया, तो राजा अच्छा काम थोड़ी कर रहा था, सब जगह निरंकुश होगा। जैसे ही जनता ने फ्रांस में विद्रोह किया, अगल बगल का भी जनता फ्रांस की ही तरह अपने अपने देश में क्या करने लगे, क्रांति शुरू कर दिया। क्या कर दिया, क्रांति शुरू। यानी कि फ्रांस के देखा देखी, फ्रांस के देखा देखी अगल बगल के देशों में भी, अगल बगल के देशों ने भी अपने अपने देश में, अपने अपने देश में अपने राजा के खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। क्रांति की क्या कर दिया, शुरुआत। अब क्रांति का क्या होने लगा, शुरुआत। आंदोलन शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। देख रहे हैं सब कोई, आंदोलन क्या हो गए, शुरू हो गए, समझे कि नहीं। और सब कोई अपने राजा को भगाने लगा, सब कोई अपने राजा को क्या करने लगा, भगाने लगा, ले भगाने लगा फ्रांस की तरह, समझे कि नहीं, फ्रांस की तरह। ये सब बातें कब हो रही है, 1830 ईस्वी में। कब, 30 ईस्वी में। तब ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने कहा, मेटरनिक ने क्या कहा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने कहा, उनका एक कथन था, क्या कथन था, कि जब फ्रांस को छींक आती है, समझ में आ गया कि नहीं, जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, समझे कि नहीं। क्या लिख देते हैं कि जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता, सारे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ करेगा चाहे नहीं करेगा, पूरा का पूरा अगल बगल का देश यूरोप का सब फ्रांस के नकल करना शुरू कर देगा। आ गया समझ में। ये बातें किसने कही, मेटरनिक ने। किसने कही, मेटरनिक ने। आया समझ में, ये बातें किसने कही, मेटरनिक ने। अब जनता ने क्या किया, अब जनता ने
अब जनता ने चार्ल्स दसम के जगह लुई फिलिप को गद्दी पर बैठा दिया। किसको? लुई फिलिप को। अब जनता ने चार्ल्स दसम के जगह किसको? लुई फिलिप। किसको? लुई फिलिप को गद्दी पर बैठा दिया। लुई गद्दी पर क्या किया? बैठा दिया। इसका शासन अभी अच्छा था, इसका शासन अच्छा था, इसका शासन अच्छा था। मजा आ रहा है सबको? इसका शासन कैसा था? अच्छा था। लेकिन अच्छा कितना दिन तक रहेगा? बहुत दिन तक तो रहेगा नहीं। बस फिर क्या था? 1848 में 1789, 1799, उसके बाद 1815, 1830, 1848। कब? 1848 ईस्वी में पुनः 1848 ईस्वी में पुनः क्या हुआ? क्रांति शुरू हो गई। अब काहे लगी भाई? क्रांति शुरू हो गई। अब काहे लगा क्रांति हो रहा है भैया? वजह क्या हुआ? वजह जनसंख्या बढ़ी। अभी तक जनसंख्या क्या होगी फ्रांस की? बढ़ गई। वजह जनसंख्या बढ़ी। और जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जनसंख्या बढ़ी तो भूखमरी बढ़ी। क्या बढ़ी? भूखमरी बढ़ी। अब भूखमरी बढ़ी तो क्या हुई? गरीबी बढ़ी। सामान का दाम बहुत ज्यादा हो चुका है और रोजगार है नहीं, मतलब बेरोजगारी बढ़ी। क्या हो गई? बेरोजगारी बढ़ी। खाने तक के लिए वहां पर मार हो गया। अगली कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।